चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुषाण शासक के बारे में ना। कुषाण कालीन सिक्के के भारत के उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो यवनों ने करवाया था। भारत में पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से और नियमित स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किन शासकों ने किया था? तो ये कुषाण शासकों ने किया था। कुषाण शासकों ने किन धातुओं के सिक्के प्रचलित करवाए थे? तो कुषाण शासक है जो सोना का चलाया था, तांबा का चलाया था और रजत का चलाया था। कुषाण शासक कुजुल कड़फिसिस ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? यानी कुषाण शासक कुजुल कड़फिसिस जो था किस सिक्के का चलवाया था? तो ये तांबे का चलवाया था। कुषाण शासक यानी कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का वजन कितना रखा था? 123 से 124 ग्रेन तक रखा था। 123 से 124 ग्रेन तक रखा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें है कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा है ना, मुद्रा कितने प्रतिशत शुद्ध होती थी? तो 92% शुद्ध होती थी। कुजुल कड़फिसिस के ताम्र सिक्के यानी तांबा के सिक्के का वजन कितना लगभग होता था? तो 30 ग्रेन का होता था। किस सुधारण यानी कुषाण हो यहाँ पे है ना, कुषाण होगा ठीक है। कुषाण शासक किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन यानी प्रचलित करवाए थे? तो भीम कड़फिसिस करवाए थे। कौन? भीम कड़फिसिस करवाए थे। भीम कड़फिसिस के सिक्के की विशेषता आगे देखेंगे हम लोग। भीम कड़फिसिस के सिक्कों की विशेषता क्या थी? सिक्के के मुख भाग पर यूनानी भाषा में मुद्रालेख है ना, मुद्रालेख यानी सीलियस बेसिलियन ओमा यानी ओमो कड़फिसिस उत्कीर्ण है। सिक्के के पृष्ठ भाग पर त्रिशूलधारी शिव की आकृति है जो नंदी के सामने है तथा खरोष्टी मुद्रालेख में महर जस रजदीर जस सर्वलोक ईश्वर है ना, ईश्वरस महीश्वरस भीम कड़फिसिस त्रसरल महाराज राजाधिराज सर्वलोकेश्वर भीम कड़फिसिस श्रोता हो यहाँ पे श्रोता उत्कीर्ण है। चलिए आगे। भीम कड़फिसिस की स्वर्ण मुद्राएं 124 ग्रेन एवं 20 ग्रेन की मिलती है। यानी उनका जो है भीम कड़फिसिस का 124 ग्रेन और 20 ग्रेन की मुद्रा मिलती है। चलिए तांबा के सिक्के का वजन कितना होता है? 270 से 265 ग्रेन यानी 270 से 65 ग्रेन के बीच तक होती थी। भीम कड़फिसिस के सिक्कों पर उत्कीर्ण चिन्ह पूर्णतः भारतीय होते थे। यानी भीम कड़फिसिस के सिक्कों पर उत्कीर्ण चिन्ह क्या होता है? पूर्णतः भारतीय है। जैसे शिव हो गया, नंदी हो गया, त्रिशूल की आकृति एवं महेश्वर की उपाधि मिली थी। इनका महेश्वर की उपाधि मिली थी। कनिष्क के स्वर्ण यानी सोना और तांबा सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो ये पंजाब में मिला है, उत्तर प्रदेश में मिला है, बंगाल में मिला है, बिहार में मिला है और उड़ीसा में मिला है। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति का अंकन हुआ है? तो बुद्ध का आकृति का अंकन कनिष्क के सिक्के पर हुआ है। कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों का वजन कितने था? सोना वाला कितना था? अभी हम लोग पढ़े थे 124 ग्रेन का होता था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी लिपि में क्या मुद्रा लेखित है ना, मुद्रा लेख अंकित था? तो साओ नाओ कनिष्क कुषाणों सिक्कों पर यानी कुषाण सिक्कों पर उत्कीर्ण साओ से क्या तात्पर्य है? तो शाह है ना, शहंशाह यानी शहंशाह। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में कुषाण शासकों की किस उपाधि का विवरण मिलता है? तो देवपुत्र है ना, देवपुत्र महिषाह नुशाही की मिली थी। यानी कुषाण शासक हुविस्क ने सिक्कों पर किन देवी देवताओं का आकृति उत्कीर्ण मिलती है? तो यानी कुषाण शासक में बुध का मिलता है, शिव का मिलता है, विष्णु का मिलता है, महासेन मिलता है, कुमार का मिलता है, विशाख या उमा का मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कि हुविस्क के सिक्कों पर मुद्रा लेख में यहाँ क्या अंकित था? तो साओ नाओ शाओ उस ओइसकी कोशानो। किस कुषाण शासक ने रजत सिक्के है ना, सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस कुषाण शासक के रजत यानी कि रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो हुविस्क के रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। वासुदेव के सिक्कों पर मुद्रा लेख में क्या अंकित किया गया था? तो साओ नाओ शाओ बोजैडो वासुदेव कोशानो इसमें अंकित किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त के विविध में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पशुपात क्या था? पशुपात। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपात संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो ये मथुरा में था। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण यानी कि संस्कृत भाषा में पहला अभिलेखीय यानी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो गिरनार से। कहाँ से? गिरनार से। गुप्त काल में लिखित नाटकों यानी गुप्त काल में जो लिखा गया नाटक में श्री
है ना। स्त्री एवं शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, यहाँ पे स्त्री होगा ना, ये कौन सा हो गया, प्राकृतिक भाषा यहाँ से बोलते थे, यानी कि शूद्र लोग जो थे गुप्त काल में प्राकृतिक भाषा बोलते थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध थी, तो वारंगल ये तमिलनाडु तरफ हो जाएगा ना। लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु यहाँ प्रसिद्ध था, लोहा का उपकरण और यंत्रों के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुषाण शासक का। चलिए यहाँ पे होगा आपका शतरंज का खेल, है ना। शतरंज का खेल उद्भव किस देश में होता था, ये शतरंज जो खेल शुरू हुआ था भारत में हुआ था। देवगढ़ दसाले, है ना, देवगढ़ क्या हो जाएगा, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर किस प्रकार का है, तब पंचायन में होता है। पंचायतन शैली जो होता है, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, एक यहाँ पे और एक बीच में होगा ना, ये पंचायतन शैली बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक बीच में मंदिर होता है, यहाँ भी मंदिर, यहाँ भी मंदिर, यहाँ भी मंदिर, यहाँ भी मंदिर होगा ना, तो इसको पंचायतन शैली बोलते हैं। तो है ना, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर किस प्रकार के हैं, तब पंचायतन प्रकार के हैं। कौन सा नाटक एक निर्धन ब्राह्मण यानी चारुदंत का सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णित करता है, तो मृच्छ कटिकम, है ना, मृच्छ कटिकम है जो निर्धन ब्राह्मण को इसमें दिखाया गया है। किस एक राजवंश के काल से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोक वाला महत्वपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है, तो गुप्त वंश में मिलता है। यानी किस एक राजवंश, तो गुप्त राजवंश में के काल से संबंधित, है ना, संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम लाख, है ना, 1,00,000 श्लोक वाली महत्वपूर्ण महाभारत मिलती है, तो गुप्त काल में मिलती है। कौन सी, चलिए यहाँ कौन सी गुप्तकालीन अभिलेख आर्य, है ना, आर्य उदिताचार्य का भाव, है ना, भागवत क्या है, भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। दामोदरपुर यानी दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासनकाल से संबंधित है, तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे किस, है ना, किस एक स्थल पर शिल्प किस एक स्थल पर, कुमारगुप्त हो गया, किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का बराह अवतार दर्शाया गया है, तो किया गया है, तो उदयगिरी गुफा और विदिशा में, यानी उदयगिरी गुफा जाइए और विदिशा जाइए, तो विष्णु भगवान का जो बराह अवतार है उसको दर्शाया गया है। इतसिंह के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था, तो मिर्ग सिखवन यानी इतसिंह के अनुसार श्री गुप्त ने, यानी गुप्त काल में किस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए जो आते थे के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो मिर्ग सिखवन में करवाया गया था। बृहस्पति के अनुसार शिल्पकारों की कितनी श्रेणियां थी, तो 8 थी। बृहस्पति के अनुसार जो शिल्प, है ना, शिल्पकारों की श्रेणी कितनी थी, तो 8 थी। कला एवं साहित्य में गोपनीय कृष्ण की प्रमुख अंग कब बन गई थी, यानी कला और साहित्य में गोपियाँ जो है कृष्ण की प्रमुख अंग कब बन गई थी, काल में ये बन गए थे। यानी समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कला और साहित्य में गोपियाँ जो उनके कृष्ण जी के थे, कृष्ण की प्रमुख अंग बन गए थे, तो गुप्त काल में अंग बन गए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संस्कृत, है ना। गुप्त काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो गुप्त काल में जो हुआ था संस्कृत साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। किस ग्रंथ में मेघातिथि ने टीका लिखी थी, मेघातिथि है जो टीका लिखे थे, तो मनुस्मृति पर, यानी मनुस्मृति पर टीका किए थे, ठीक है। किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत का प्रयोग अधीनस्थ शासकों के अर्थ में किया गया था, अश्वघोष। सामंत का मतलब होता है अगर हम यहाँ से हैं तो कोई दूसरा स्टेट से कोई भी इस तरह से शासक करते हैं उनको सामंत करते हैं ना, सामंत होते हैं। चलिए यहाँ न्यूटन के सिद्धांत से पूर्व किसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ये आर्यभट्ट। न्यूटन से पहले है जो आर्यभट्ट हैं जो बता दिए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फयान के यात्रा विवरण का नाम क्या है, है ना, फो क्यों की, क्या नाम है, फो क्यों की, फयान का, ये क्या है, फयान के, तो फो क्यों की। किस अभिलेख में महासामंत, है ना, महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो वैन्य गुप्त का गुणैधर अभिलेख में मिलता है। किस पुराण में इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना की गई है, तो वायु पुराण में की गई है। चलिए उसके बाद कौन सा गुप्त शासक गायक एवं कवि था, तो समुद्रगुप्त जो था शासक भी थे और कवि वे
थे। उनका बीना बजाते हुए उनका चित्रण मिलता है ना सिक्के पे, इसलिए इनको गायक और कवि भी बोला जाता है। गुप्त काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो नालंदा जो था उच्च शिक्षा का केंद्र था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप कहाँ मिलता है? तो अजंता में मिलता है। किस अभिलेख में अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण अंकित है? तब प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। अजंता के अतिरिक्त यानी अजंता से अतिरिक्त समकालीन समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित किया गया है? तो बाघ यानी बाघ में मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए उसके बाद है विभिन्न, है ना, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाले बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? यानी कि विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो ललिता विस्तर है, ललित विस्तर, है ना, ललिता विस्तर, ललित विस्तर ऐसे बोलते हैं। राजग्रहण मोक्षानुग्रहण, है ना, राजग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति किस गुप्त शासक ने अपनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने राजग्रहण के लिए किया था। कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? तो चित्रकला और वास्तुकला, यानी कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? चित्रकला और वास्तुकला में हुआ था। मंदिरों में किसे, है ना, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाश मंदिर का माना जाता है, यानी एलोरा में। मंदिरों में किसे, ठीक है, किसे शैलकृति स्थापत्य कला का आचरण माना जाता है? तो कैलाश मंदिर यानी कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन के, यहाँ पे क्या है, हर्षवर्धन, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है, ठीक है। हर्षवर्धन के मुख्य, है ना, मुख्य केंद्रीय पदाधिकारी कौन, है ना, पदाधिकारी के बारे में दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन आपको पूछता ही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भंडी, क्या नाम है? भंडी हर्ष। तो इनका क्या था? वर्धन का प्रधान सचिव थे। ये क्या, हर्षवर्धन, है ना, वर्धन के प्रधान सचिव थे। राजवर्धन के मृत्युपरांत यानी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी के प्रश्न को तय करने के लिए भिंडी ने एक मंत्रालय की बैठक बुलाई थी। यानी भिंडी हर्ष, है ना, भिंडी हर्ष है जो वर्धन के प्रधान सचिव थे, हर्षवर्धन के। अवंती, ये क्या थे? अवंती विदेश सचिव थे। अवंती कौन थे? विदेश सचिव थे। इन्हें महासंधि विग्राहक यानी युद्ध मंत्री कहते थे। इनको क्या बोलते हैं? अवंती को युद्ध मंत्री कहते थे। सिंहनाद, क्या नाम है इनका? सिंहनाद प्रधान सेनापति होते थे। ये देखिएगा, है ना, हर्षवर्धन के काल में चल रहा है ये। प्रभाकर वर्धन के समय भी कार्यरत थे, यानी कि प्रभाकर जब उस टाइम थे तो भी ये थे, सिंहनाद जो थे प्रधान सेनापति होते थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुंतल क्या है? अश्वारोही, है ना, यानी घोड़ा वाला। अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। कुंतल अगर बोलते थे हर्षवर्धन के काल में तो अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। स्कंदगुप्त गज सेना, स्कंदगुप्त कौन थे? यानी गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो बांसखेड़ा लेख में इसे दूतक, यानी दूतक मतलब संदेशवाहक, महाप्रमाता, है ना, महाप्रमाता, भूमि पैमाइश का प्रधान तथा महासामंत भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। हर्षकालीन के प्रशासनिक अधिकारी को देख लेते हैं। परियात्रा, है ना, परियात्र या महापरित्र, है ना, महाप्रतिहार, ब्राह और अंतरराज प्रसाद में व्यवस्था करने वाले प्रतिहार और दैवारिकी के मुखिया थे। विनयासुर कौन थे? विनयासुर साधारण प्रतिहार जो अंगुत्तर, है ना, अंगुत्तकों के शिष्टाचार से अवगत कराया और प्रवेश दिलाना। यानी इसमें विनयासुर जो थे साधारण प्रतिहार जो अंगुत्तकों के शिष्टाचार से अवगत कराना, जो उनको शिष्टाचार से अवगत करवाते थे और प्रवेश दिलाना हो गया। मेखलन, क्या यहाँ पे? मेखलक कुरु, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेखलक कुरगंग। और यहाँ पे संवादक, दीर्घध्वज और लेखा, है ना, लेखहारक, तीव्रगामी संदेशवाहक ये होते थे। चलिए उसके बाद है दूतक जो थे उच्च श्रेणियों की मंत्री थे। ये दूतक कौन थे? उच्च श्रेणियों की मंत्री थे। दूतक उच्च श्रेणियों के मंत्री थे। राजा का विश्वास पात्र थे। दूतक जो राजा का विश्वास पात्र होते थे। संदेशवाहक, दान ग्रहीता को भूमि हस्तांतरित करवाने वाले थे, दूतक बोलते थे उस टाइम, है ना। प्रमातार, क्या नाम है? महाप्रमातार, यह भूमि पैमाइश संबंधित राजवंश, है ना, राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यानी सेवक, कुचिकी, बेतरी, बेलग्रह, मीमांसक, तांबुल, करक, वाहिनी, चामर, ग्राहिनी, ये राज दरबार में जुड़े छोटे छोटे कर्मचारी थे। ये जो जितना भी है ये राज दरबार में जो रहते थे वे छोटे छोटे दरबारी होते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे
दीवीर, क्या नाम है, दीवीर यानी अमात्य, अमात्य श्रेणी के लेखक थे। क्या थे, अमात्य श्रेणी के लेखक थे। भौगिक, राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी थे। भौगिक कौन थे, तो राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी होते थे। दौसा, है ना, दौसा धनिक, दौसा धनिक कठिन कार्यों का संपन्न करने वाला राजपुरुष था। यानी जो भी कठिन कार्य होता था उनको संपन्न कराने वाला राजपुरुष को बोलते थे। नीलपीठ या नीलपट या रहीस नियुक्ति, राज्य में घटित सभी घटनाओं का ब्यौरा निजी सचिव के रहते थे। चलिए हर्षकालीन प्रशासनिक रचना, यहाँ पे हर्ष काल में अब हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया है सम्राज, सम्राज बोलते थे यानी सम्राट को सम्राज बोलते थे। प्रशासनिक रचना, ठीक है। भुक्ति है, भुक्ति या राज यानी उपरिक महाराज बोलते थे। उपरिक महाराज बोलते थे यानी राज को पहले क्या बोलते थे, उपरिक महाराज बोलते थे। विषय यानी जनपद या जिला या ग्राम हमंतर, है ना, ग्रामांतर, ये विषयपति बोलते थे। अगर ग्राम को, ग्राम अंतर को क्या बोलते, विषयपति बोलते। जनपद यानी विषयपति बोलते। जिला यानी विषयपति बोलते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ हर्षकालीन शासन काल में न्यायालय यानी कि न्यायालय जो था, क्या, हर्षकालीन शासन काल में न्यायालय, है ना, न्यायालयों का क्या कहा जाता है, यानी हर्षकाल में धर्माधिकरण कहते थे या अधिकरण बोलते थे। यानी हर्षकाल में अगर चल जाइए तो वहाँ पे अधिकरण यानी कि न्यायालय बोला जाता था। हर्षकाल में दंड का, है ना, दंड, न्याय का प्रबंधन करने का अधिकारी को क्या कहा जाता, उसको बोला जाता था कटुक। क्या, कटुक बोलते थे, कटुक बोला जाता था। चलिए हर्षकाल में पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी को बोलते थे दांडिक या दांडी पासिक बोलते थे। हर्षकाल में रात्रि के पहरा, है ना, रात्रि में पहरा देने वाले महिला पुलिस को क्या बोलते थे, महिला, है ना, याम चेट्टी बोलते हैं ना, उनका होता है ना चोटी, इसे याद रखिए, याम चेट्टी, क्या नाम रखता था उनको, याम चेट्टी। हर्षकालीन किस अभिलेख में सेना, है ना, नौसेना होगा, यहाँ पे क्या होगा, नौसेना यानी जल सेना का उल्लेख मिलता है। यानी हर्षकालीन किस अभिलेख में नौसेना का उल्लेख मिलता है, तो बांसखेड़ा और